नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आखिर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग एक बार फिर से अमेरिका में हो गई। 2 और दौर की बातचीत होनी बाकी है, लेकिन असल में किसको क्या मिला, किसको क्या खोना पड़ा, ये पीछे की बातें हैं जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। आज इसी ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। दुनिया के बड़े-बड़े नेता जो चाल चलते हैं, उसको यहाँ बैठकर वो डिकोड करते हैं। आज हमारे साथ हैं। कमांडर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। और आपका बहुत बहुत जय शुक्रिया, धन्यवाद कि आप मुझे बुलाते हैं और आपके जरिए मैं इतने सारे श्रोताओं से रूबरू हो सकता हूं। आज शुक्रिया का सर। तो बहुत कमन इंटरेस्टिंग मीटिंग के बारे में हम बात करेंगे। जी, जी, जी। चलिए शुरू कमांडर करते साहब हैं। कमांडर साहब मीटिंग तो हो गई और बड़ी उम्मीद से पूरी दुनिया देख रही थी कि ये अब शांति आएगी, आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अंदर क्या बातचीत हुई और एक्चुअली इसके पीछे की कहानी क्या है? असलियत क्या है? सामने से तो दिख रहा है, सब वही कह रहे हैं जो पहले कहते थे। मैं क्रीमिया नहीं छोड़ूँगा, क्रीमिया की माँग नहीं छोड़ूँगा, मैं अपने हारे हुए प्रदेश वापस माँगता रहूँगा वगैरह-वगैरह। जो मैक्सिमम पोज़ीशन जो होती है वो लेने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने क्या है? थोड़ा-सा आप इसे डिकोड करें हमारे दर्शकों के लिए। राकेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि इसमें किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो इमीडिएट कौन है इन्वॉल्व। सबसे इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट तो है जेलेंस्की और यूक्रेन का। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बर्बादी हुई है तो वो यूक्रेन में हुई है। यूक्रेन एक बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं तो जैसा आपको बताया था, मैं पुराने सोवियत यूनियन में रहा हूं, तो यूक्रेन कई बार गया हूं, कीव गया हूं कई बार। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो अब ध्वस्त हो रखी है। क्यों हुई है ये तो हम सब जानते हैं, वहां पे हम नहीं चलते। लेकिन यहाँ पे यूक्रेनियन ने तो अपना देश खोया है काफी बड़ी हालत में। काफी सारे यूक्रेनियन अब यूरोप में है, अपने देश से दूर। पता नहीं कितने लोग मरे, अलग अलग आंकड़े लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है जेलेंस्की। जेलेंस्की जो था पहले तो एक कॉमेडियन ही था टीवी में, वहां से वो बन गए प्रेसिडेंट। नेतृत्व किया उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जेलेंस्की की एक दुखती रक्त है, वो है उनका करप्शन। उन्हें इस करप्शन के नाते जितना उन्हें पैसा मिला है, जितने उनको हथियार मिलने चाहिए, मिल रहे थे, यूरोप से हो या अमेरिका से हो, इसमें काफी कुछ गड़बड़ है। और इसीलिए देखिए जेलेंस्की ने कई बार, यहां तक कि अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी चेंज कर दिया, इसीलिए करप्शन के होते हुए। जेलेंस्की जो है उनके सामने एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल स्थिति में बैठे हुए हैं। उनके देश के पास है ना लड़ने के लिए औजार नहीं है, हथियार नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है और लोग नहीं है। सामने दिखाई दे रहा है एक फिर से भयंकर विंटर। ऐसी सर्दी की इस एरिया में पड़ती है जिसका आप आमतौर पे आदि इंसान जो है अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर आप किसी लोहे की वस्तु को अपना हाथ ऐसे लगा देंगे और निकाल देंगे, आपके हाथ के जो ये जो स्किन है, ये खाल है जो वहीं पे लोहे पे वस्तु पे अटक जाएगी, इतनी ठंड पड़ती है। तो ये जो है, इस ठंड को वापस उन्हें झेलना पड़ेगा। अगेन बिजली कम, गैस कम, तो हद तो गर्मी के लिए उनके तो लोगों को ये समस्या है। जेलेंस्की को बहुत जरूरी था कि वो किसी ना किसी तरह से अपने लिए समय खरीद सके ताकि वो अपने आप को रीग्रुप करें, हथियार अपने फिर से ठीक कर लें और तैयार हो जाए। पुतिन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन पुतिन पे बाद में आते हैं। जेलेंस्की के सामने है 20% कम से कम यूक्रेन का हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है, तो वो पहुंच गए रशिया के हाथ में। तो जेलेंस्की के सामने तो ये है, और जेलेंस्की का साफ दिखाई दे रहा है उनके पास, जैसे पिछली बार ट्रंप के पास गए थे जेलेंस्की,
और ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा था कि तुम्हारे पास कौन सा पत्ता है, तुम्हारे पास तो पत्ता ही नहीं है। जेलेंस्की के पास कोई पत्ता नहीं है। जेलेंस्की अब इसमें सिर्फ एक चीज पाएंगे, वो है अपना नाम इतिहास में उनका आ जाएगा और जेलेंस्की को छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई और आएगा यूक्रेन को संभालने के लिए। अपने जो भी उन्होंने पैसा बनाया वो बनाएंगे और निकल जाएंगे। ये जेलेंस्की को लिए जो है बहुत अहम है कि वो एक तो अपना नाम इतिहास में दर्ज कर ले, दूसरा उनकी पर्सनल सिक्योरिटी। भाई अगर उन्होंने अपनी सत्ता किसी और को दे दी, क्योंकि साफ जाहिर है जेलेंस्की के साथ ये जो है पूरा मामला आगे तक नहीं चलेगा। उनका जो री इलेक्शन का हो जाना चाहिए था 1 साल पहले, फिर से इलेक्शन तो होंगे ही होंगे जब भी ये समझौता होगा। उसके बाद जेलेंस्की का क्या होगा? ये क्वाइटली एक डील हो गई होगी मेरे हिसाब से कि अमेरिका ने कह दिया देखो भैया आपके सारे सबूत तो हमारे पास है, आप बस मान लो जो हम कह रहे हैं, हम आपको रीसेटल कर देंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। तो ये हो जाती है कहानी जेलेंस्की की पर्सनल स्टोरी के ऊपर। राकेश जी। कमांडर साहब, जेलेंस्की अभी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो अपने जो दावा करते आ रहे हैं, वो जो जिन इलाकों पर कब्जा था रूस का, वो कह रहे हैं कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का दावा हम नहीं छोड़ेंगे। राकेश जी, जेलेंस्की ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए अपने ही देशवासियों को वो कैसे समझाएं कि उन्होंने ये चीज छोड़ दी। तो उनको तो शुरुआत करना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर वो कहानी गढ़ेंगे कि देखिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था, यूरोप भी हमें हमारे पीछे हमारा साथ नहीं दे रहा था, अमेरिका ने कह दिया तो हमको ये सुलह संधि करनी पड़ी जबरदस्ती में, ताकि मैं आप लोगों के हित में संधि करूं, ताकि आपको एक और सर्दी का ना वो एहसास नहीं करना पड़े और आपकी सुरक्षा मैं ना अच्छी कर सकूं, मतलब ताकि फिर से और अटैक नहीं होंगे। इस तरह से वो बेचेगा अपने लोगों को। शहीद होने तो उसको शहीद तो होने स्टार्ट की ही करना है शहीद मैक्सिमम पोजीशन से। जी, शहीद दिखने की कोशिश करेंगे अपने आप को कि मैं शहीद हो गया। बिल्कुल। अब ये तो रही जेलेंस्की की बात कमांडर साहब। अमेरिका को सबसे ज्यादा गेन होगा इसमें, लेकिन वो क्या गेन होगा, थोड़ा सा आप इशारा करें, थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए अमेरिका के लिए तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। देखिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने आप को इस युद्ध से अलग कर दिया। कैसे? उन्होंने ये कह दिया था, पहली जैसी अलास्का की मीटिंग हुई थी उसके बाद ही ट्रंप ने क्या कहा था, ये बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, 10/10 मैं दे रहा हूं इस मीटिंग के लिए। अब मैं बात करूंगा जेलेंस्की से, अब मैं बात करूंगा यूरोप से, और अब ये चीज जो है वो जेलेंस्की और पुतिन के बीच में है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं इनको बाहर से सपोर्ट करूंगा। तो वहां जो होता है, ट्रंप ने अपने आप को पीछे कर लिया। दूसरा, ट्रंप की जरूरत है कि वो उनके जो बहुत बड़े कदरदान है ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में, वो है डिफेंस कंपनीज, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। हथियार की बिक्री जारी रहनी चाहिए। कैसे रहेगी? ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने दो पेतरे लगाए यहां पे। एक कहा है यूरोप को, अपना नेटो को 5% अपना जीडीपी का डिफेंस के ऊपर खर्चना है। तो क्या करेंगे आप? वेपन खरीदेंगे। वेपन कहां से अमेरिका से। खरीदेंगे? अमेरिका से। क्यों? क्योंकि वो नेटो स्टैंडर्ड के होने चाहिए। नेटो स्टैंडर्ड के वेपन सिर्फ अमेरिका बना रहा है। तो उसने एक तो ये पैंतरा कर दिया। दूसरा उसने ये किया है कि यूक्रेन को जो मैं हथियार दूंगा, उन हथियार के पैसे की भरपाई यूरोप करेगा। तो मतलब यूरोप मुझसे हथियार खरीद रहा है और यूक्रेन को दे रहा है। मतलब ट्रंप तो जानते हैं पहले से ही कि अगर यूक्रेन को हथियार जाएंगे तो वो तो फ्री में जाएंगे, यूक्रेन के पास पैसे हैं कहां इनका पेमेंट करने के लिए। तो अब वो पैसे उसको मिल रहे हैं यूरोप से। तो इसको तो दो चीजें उसको मिल गई, पैसा मिल गया। ट्रंप के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नोबेल प्राइज मिल गया। मान के चलिए अगर ये यहां पे कोई भी होता है आगे कदम, ट्रंप को नोबेल प्राइज तो गारंटीड है। तीसरा, जैसा मैंने आपको कहा था, यूक्रेन के जो जमीन है
वो बहुत उपजाऊ है। एग्रीकल्चर, खास करके व्हीट, गेहूं यहाँ पे इतना बनता है कि इसको यूरोप के ब्रेड बास्केट कहलाता है, और यहां तक कि अफ्रीका में भी यूक्रेन का गेहूं जाता है। ये गेहूं के जो खेत हैं, लहलहाते खेत, किसके पास है? कार्लाइल, मॉन्सांटो, ये तो सारी अमेरिकन कंपनी है। उन्होंने सारे के सारे खेत खरीद रखे हैं। दूसरा, यहां पे क्या था? रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ और मिनरल्स का डील किससे हो गया है? पुतिन के साथ, क्योंकि ये जो इनके जो जहां पे थे, ये सब उसी एरिया में है जो रशिया के कब्जे में है। तो जब मीटिंग हुई थी रशिया के पुतिन के साथ, तो पुतिन ने वहां पे ये एक लटकाया लॉलीपॉप कि देखिए 50% हम आपको हिस्सेदारी दे देते हैं, आप आ जाए हमारे साथ। और ट्रंप खुद क्यों चले गए वहां पे कि भाई हम तो वहां पे हम वही है जहां पे हम पैसे, तो उनको हिस्सेदारी भी मिल गई, तो पहले तो मिनरल्स भी मिल गए, ठीक है। उनको सारे दुनिया में बोलने को मिल जाएगा कि देखिए हम अमेरिकन ने, हम इतने महान हैं, हमने यहाँ पे सुलह करा दी, ऐसी जगह जहां पे सुलह नामुमकिन लगती थी। और ये आपने एक दृश्य देखा होगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रंप, सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ बैठ के, और हर एक से एक एक करके उन्होंने बुलवाया। क्या बुलवाया? अपनी तारीफ। सब ने बोला ट्रंप जी आपकी लीडरशिप, आप महान हैं, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, अपने आप को महापुरुष करा गए। ये ट्रंप की इस तरह से ट्रंप जहां तक है, उन्होंने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर तो निश्चित कर लिया है। मुझे मुझे एक उपमा नजर आ रही है, एक कि मैं देख रहा हूँ कि एक लाश पड़ी हुई है और बहुत सारे गिद्ध उसको नोच रहे हैं, और एक बड़ा गिद्ध जो है वो सबसे ज्यादा हिस्सा ले जाता है। देखिए एक लाश खड़ी है जिसमें गिद्ध आसपास है, और एक महान गिद्ध ने बाकी सबको उड़ा दिया है और खुद उसने कब्जा कर लिया है। हाँ, क्योंकि और तो किसी को, देखिए यूरोप, अब जो जैसा आपने छेड़ा ही है, तो एक छोटा वाक्य मैं बता देता हूं। यूरोप के लिए, अब यूरोप को अगर यहाँ पे चाहिए है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, गेहूं हो, या वो मिनरल्स हो, उसे अब यूक्रेन से कम, अमेरिका से ज्यादा समझौता करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका से करेगा तो अमेरिका देखिए, बिजनेस के मामले में अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो अपनी कीमत वसूलेगा। आपको ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है यूरोप और ईयू के बीच, ईयू और ट्रंप के बीच में जो डील हुई है उसमें। राकेश जी। कमांडर साहब, रूस को फायदा है, अमेरिका को फायदा है, यूरोप का क्या नुकसान है और क्या फायदा है? देखिए यूरोप का पहले फायदा बता देते हैं, ठीक है। यूरोप का फायदा यह है कि जो वो बिल्कुल ही इस युद्ध में उसकी कोई भूमिका नहीं बची थी, दिखाई दे रहा था कि यूरोप बिल्कुल अलग हो गया है। यहां तक कि जब मीटिंग भी हुई तो यूरोप से कोई खास बात नहीं हुई। जब उन्होंने रोया, जब रोना शुरू किया, तो ट्रंप ने कहा हाँ नहीं, चिंता नहीं करो, अब तुमसे बात कर लेंगे। यूरोप ने अपने आप को रेलेवेंट बना लिया है, ये एक फायदा है बस। बाकी तो उसका नुकसान ही है, क्योंकि नुकसान सबसे ही। पहले अगर मिनरल्स और एग्रीकल्चर के ऊपर डील की थी तो बोरिस जॉनसन ने की थी छिपे छिपे जेलेंस्की के साथ। इसीलिए जैसे ही बात छिड़ी थी कि संधि हो सकती है, बहुत साल पहले, 2.5 साल पहले, बहुत इतने ज्यादा भी नहीं, तो सबसे पहले बोरिस जॉनसन भागते हुए गए थे जेलेंस्की के पास और बोला था संधि मत करना। फिर यूरोप के साथ जेलेंस्की ने वो इसी तरह की संधि की कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, 50% ब्रिटेन को, 50% आपको दे देते हैं, ठीक है, आपसे हम पैसे ले लेंगे, आपसे हम ये सब करेंगे। वो सब के सब तो गया। अब जेलेंस्की ने यूरोप को छोड़ के अमेरिका से संधि की थी, ठीक है ना। तो यूरोप का एक तो लॉस है ही, दूसरा लॉस पैसा। जितना ज्यादा पैसा, देखिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा दिया, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूरोप का भी तो गया है। मोटा मोटा $60 बिलियन के आसपास का फिगर है, लोग कोट करते हैं। इतना पैसा तो यूरोप ने भी डाला है। यूरोप ने यूक्रेनियन जो आए हैं शरणार्थी,
उनको रखा है, उनको खिलाया है, उनको पिलाया है, उनकी देखभाल की है, उसमें भी तो पैसा खर्च किया है। यूरोप को गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये सब भी तो कीमत यूरोप को ही चुकानी पड़ी है। अमेरिका को तो इस अब सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है इतना सब लुटाने के बाद, उसके बाद मुस्कुराते हुए ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी पत्नी ने रूस के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। मेरी पत्नी ने भी आपके लिए एक चिट्ठी लिखी है। और उसके बाद वो लिफाफा लाके उसको देते हैं और कहते हैं आप मत खोलिएगा, आपकी पत्नी के लिए है। मतलब इसको कुल मिला के अपनी हार को कितने मतलब एक अच्छे मोमेंट, एक खुशनुमा के मोड़ पर लाकर खत्म करने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी अजीब-सी बात है, दुनिया की राजनीति में ये सब होता है, कमांडर साहब। ये बिल्कुल होता है राकेश जी। देखिए, एक आपको याद होगा, एक बहुत पुराना गाना था, जो अफसाना किसी अंजाम तक ले जाना ना हो नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे लाके छोड़ देना अच्छा। अच्छा, कमांडर साहब ये तो हो गया है इन लोगों का फ़ायदा, यूएस का फ़ायदा और यूरोप का फ़ायदा या नुकसान। रूस का क्या फ़ायदा हुआ? उसको वो इलाके तो हैं ही हैं उसके पास, वो तो फ़ायदा है ही है, और क्या फ़ायदा है? देखिए, रूस को तो बहुत बड़ा फायदा है इसमें। ये मत भूलिए, पुतिन को पूरे का पूरा यूरोप और अमेरिका ने कहेगा, ये लगा दिया था कि आप एक वॉर क्रिमिनल हैं, आपके खिलाफ एक वारंट निकला है और आपको हम अरेस्ट करेंगे, सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पुतिन पहुंचे अलास्का, अमेरिकन अलास्का। टेरिटरी, अमेरिकन एयरबेस, वहां पे उनके ऊपर से B-52 बॉम्बर, B-1 बॉम्बर के साथ साथ फ्लाई पास्ट किया F-35 ने। जमीन के ऊपर उन्हें पूरा गार्ड ऑफ ऑनर मिला, रेड कारपेट मिली। बेस मतलब यह है कि साहब, पुतिन कहीं भी जा सकते हैं, अगर अमेरिका ने नहीं अरेस्ट किया तो बाकी कोई अरेस्ट करने की मजाल। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, हिस्टोरिकली पुतिन हो या रशियंस हो, वो अपने आप को यूरोप का हिस्सा ज्यादा समझते हैं, एशिया का हिस्सा कम समझते हैं। उनको चाहिए एक्सेप्टेंस यूरोप के अंदर। देखिए, जब सोवियत यूनियन गिरा था और उसके बाद बिखर गया था, पुतिन जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने साफ कहा था, देखिए, नेटो को रशिया के साथ कोई, है ना, ये कोई मैल मिलाप नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी तो यूरोपियन हैं। आप चाहते हैं गारंटी, मैं गारंटी देने को तैयार हूं, बल्कि मैं तो नेटो को ज्वाइन कर लेता हूं, मैं नेटो का सदस्य बन जाता हूं, समस्या ही खत्म। यहां तक पुतिन ने यह कहा था। अब आते हैं, इसीलिए यूरोप में जो है रशियन एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। तीसरी बात, रशियंस का और रशिया का काफी सारा पैसा, काफी सारी संपत्ति यूरोप और अमेरिका में सैंक्शंस की वजह से जब्त हो रखी है, ये सब छूटेगा। चौथी बात, रशियन इकोनॉमी जो अभी वॉर टाइम इकोनॉमी है, वॉर के हिसाब से काम कर रही है, उसको पीस टाइम में जब वो अपने आप को परिवर्तन करेगी, उसके लिए मार्केट्स भी मिलेंगी, उसके लिए बाकी सारा जो प्रावधान होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। क्योंकि जो पैसा फ्री अप हो जाएगा यूरोप से, अमेरिका से, बैंक से, वो सब इनके पास वापस आएगा, ये इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा जो फायदा होगा रशिया को, वो है उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर। रशियन प्रतिष्ठा जो है, रशियन वॉर मशीन जो है, रशियन डिप्लोमेसी के नाम पे अब लोग कहेंगे रशिया अति उत्तम, उसने ट्रंप को भी ट्रंप कर दिया। ये होगा रशिया के ऊपर, रशिया का बेनिफिट्स। राकेश जी। कमांडर साहब बहुत बड़ा इवेंट था ये, और इस पर दो बड़े देशों के बीच पहले बातचीत हुई, रूस और अमेरिका के बीच। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के देश और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत हुई। अंदर खाने क्या हुआ, किस चीज का क्या मतलब है, उनका उनकी एक एक मूवमेंट का क्या मतलब है, इसको डिकोड करने में आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।